Welcome to Commerce Classes. जैसा we all know that we have started with the final accounts. Final accounts में हमने simple questions कर लिए. Like अगर हमें ट्रायल बैलेंस दे रखा है तो उससे किस तरह से हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, that we have done. Right? Now we also solved some examples including GST. सो आज हम कर रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम. एज यू कैन सी इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना. तो ये काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द टेक्निक जो मैंने आपको बताई थी. टेक्निक आपकी बहुत सिंपल है. क्या करना होता है, वी हैव 3 स्टेटमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड. ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, फॉर द पर्टिकुलर ईयर, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट मिलता है. और तीसरी स्टेटमेंट होती है हमारी बैलेंस शीट, दैट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब इन 3 स्टेटमेंट को बनाने से पहले कुछ प्रिलिमिनरी वर्क हमें करना होता है. वो वर्क क्या है कि वी आर गिवन ऑल दी बैलेंसेस. वी आर जस्ट टू आइडेंटिफाई कि इनमें से कितने हमारे नंबर 1 स्टेटमेंट ट्रेडिंग में जाएंगे, कितने सेकंड P&L में जाएंगे और कितनी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट में जाएगी. रीज़न बीइंग कि वी स्टार्ट ऑल दी स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर. आप यहाँ पर इकट्ठे स्टेटमेंट बनाओगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग एज एट डेट दे रखी है 31 मार्च 2022. तो इस डेट को हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है. नाउ ये रूल्ड बुक है एज यू हैव इन योर रजिस्टर्स या हमारे एग्ज़ाम्स में ऐसे ही रूल्ड बुक आती है. ये एक स्टेटमेंट है जिसमें ट्रेडिंग और P&L दोनों हैं. सो कितनी स्पेस मैं ट्रेडिंग के लिए दूँ, कितनी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए दूँ, एंड सो दैट आफ्टर आई कैन मेक अ बैलेंस शीट. इसके बाद मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है. सो ये स्टेटमेंट डायरेक्टली चलेंगी इकट्ठे. रीज़न ये है कि ये जो अमाउंट्स हमें दे रखे हैं, बैलेंसेस दे रखे हैं, इन्हीं को तो हमें इस स्टेटमेंट में डालना है. सो इफ़ वी प्रिपेयर वन बाय वन, अगर हम एक एक करके स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या होगा, हमें बार बार अपना क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा और उससे बहुत टाइम लगता है और फिर वी माइट फॉरगेट समथिंग. सो बेटर है कि आप साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ. सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. इनमें हम क्या करते हैं, ये स्पेसिंग की एक जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए आप इनको 1 2 3 नंबरिंग दे दो, ठीक है. अब पहले डेबिट वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. प्लांट एंड मशीनरी होती है एसेट. जो भी चीज़ें हमारे पास लंबे टाइम तक रहनी है, विच आर गोइंग टू गिव अस बेनिफिट, हमें उनका फ़ायदा मिलेगा, उन्हें यूज़ करना है, वो एसेट्स होती हैं. तो ये नंबर 3 स्टेटमेंट बैलेंस शीट में गए. फर्नीचर एसेट, मोटर व्हीकल एसेट, बिल्डिंग एसेट. स्टॉक जो है ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं ना, स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं. तो जो स्टॉक है वो ओपनिंग बैलेंस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट में. परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं 1. अच्छा, ये अब क्रेडिट में जाएगा. रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है आपने वापस किया बाहर. तो बाहर क्या वापस करते हैं, परचेज रिटर्न. तो ये जो रिटर्न आउटवर्ड है इसे हम परचेज रिटर्न बोलेंगे और ये हमारा नंबर 1 स्टेटमेंट में ही जाएगा, ठीक है. लेकिन ये इसमें से माइनस होगा परचेज में से. सिमिलरली रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का कॉन्सेप्ट मैं फिर से बता दूँ. ये गुड्स का रिटर्न है, रिटर्न हो रहे हैं ना, गुड्स रिटर्न हो रहे हैं इनवर्ड, मतलब वापस आ रहे हैं. तो इफ़ दिस इज़ योर बिजनेस, तो अगर कोई रिटर्न वापस आ रहा है उसका मतलब इन आ रहा है. इन कब आएगा, जब सेल रिटर्न होती है. जब आप सेल करते हो तो गुड्स बिजनेस से बाहर कस्टमर को देते हो तो वो आउट हो गए. लेकिन जब वो कस्टमर आपको वापस करते हैं तो वो इन बिजनेस में वापस आ जाते हैं. तो रिटर्न इनवर्ड जो होता है वो सेल्स रिटर्न होती है और रिटर्न आउटवर्ड जो है वो परचेज रिटर्न होता है, ठीक है. तो ये तो सेल्स के साथ जाएगा यहाँ पे, ओके. नंबर 1 इसको भी कर दिया. कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, ये है आपके गुड्स को जैसे आप सामान लेके आते हो या कहीं भेजते हो तो कैरेज करना पड़ता है ना, कि किसके थ्रू भेजें. अब कोई गाड़ी करते हो तो उसको कैरेज का खर्चा बोलते हैं. इनवर्ड का मतलब है कि वो बिज़नेस में लाने में किया गया, आउटवर्ड मतलब भेजने में किया. तो जो इनवर्ड चार्जेस होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, वो ट्रेडिंग का पार्ट होते हैं. आउटवर्ड हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होते हैं, ठीक है. वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि इसमें वेजेस पहले आया है तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है. जैसे मैंने आपको बताया था, वेजेस होती हैं, सैलरीज हो गया,
वेजेस एंड सैलरीज अगर इकट्ठा है तो जो पहले है ना उसको फॉलो करेंगे। तो वेजेस एंड सैलरी का मतलब वेजेस है, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। बट अगर सैलरी पहले लिख दें, सैलरी एंड वेजेस कर दें, तो वो सैलरी क्योंकि पहले है तो हम सैलरी के वजह से इसको P&L में लेंगे। तो वेजेस एंड सैलरी क्योंकि वेजेस पहले है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर का भी सेम है, पावर वैसे यूज़ होती है फैक्ट्रीज़ में, राइट। बट यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पहले आ रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो नॉर्मल बिजली है जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, तो ये ऑफिसेज में, गोडाउंस में यूज़ होती है। बट पावर जो है वो हैवी वेट वाली होती है, ठीक है, हैवी लोड होता है। तो पावर एक्चुअली हमारे फैक्ट्रीज़ में, मशीन्स में यूज़ होता है। सो अगर पावर दे रखा है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी है आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बट दोनों इकट्ठे हैं तो जो पहले है उसमें जाएगा। पहले इलेक्ट्रिसिटी है तो ये P&L में जाएगा। डिस्काउंट अलाउड जो है ये आपका एक्सपेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपका इनकम है, तो ये P&L में जाती है, इनडायरेक्ट है। कमीशन पेड आपका एक्सपेंस है, कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ये P&L में जाएगा। इंटरेस्ट अगेन ये आपका इनडायरेक्ट खर्चा होता है। इनडायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो गुड्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं, वो बिजनेस को सपोर्ट करने में होते हैं, ठीक है। सो रिपेयर्स आपके अगेन प्रॉफिट एंड लॉस में, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वाटर एंड कैंटीन ऑफिस का है तो P&L में जाएगा। बट ये अगर फैक्ट्री का लिखा होता तो ट्रेडिंग में जाता। पोस्टेज P&L में, ट्रैवल एंड कन्वेंस P&L में, गोडाउन रेंट P&L, ऑफिस रेंट P&L, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, मिसलीनियस एक्सपेंसेस या P&L के हैं, ये आपका इनकम आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। अब डेब्टर क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं हमारी एसेट, ये आपके बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, एसेट लाइबिलिटी, देन इन्वेस्टमेंट एक एसेट हो गई, बैंक लोन लाइबिलिटी हो गया, कैश इन हैंड एसेट, अच्छा कैश एट बैंक एसेट। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स जो हैं ये क्या है? ड्राइंग का मतलब होता है ऑनर ने पैसा निकाला, तो ड्राइंग आपके कैपिटल में से माइनस होती है ड्राइंग्स की तरह से, ठीक है ना, माइनस कैपिटल कम हो गई। देन यू हैव इनकम टैक्स। अब वन ऑफ यू में से कि जो इनकम टैक्स है ये तो टैक्स पे किया है ना, तो टैक्स तो खर्चा होता है। बट टैक्स हमारा ऑफ कोर्स खर्चा है, बट ये क्या है? इनकम टैक्स। इनकम के ऊपर जो टैक्स दिया, तो इनकम किसको मिल रही है? इनकम मिल रही है ऑनर को, जिसने कैपिटल लगाई हुई है। सो अगर कैपिटल वाले को, ऑनर को अपनी इनकम के टैक्स पे करना है तो वो उसका पर्सनल चार्ज है। तो जो इनकम टैक्स है वो भी आपका ड्राइंग में ही जाएगा, एज अ ड्राइंग कैपिटल में माइनस होगा, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। सो इसे एज अ टैक्स एक्सपेंस आप P&L में मत ले लेना, ये P&L का पार्ट नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्राइंग्स। आपको बिजनेस से पैसा निकाल के आप अपने खर्चे पे कर रहे हो, ये दोनों कैपिटल में माइनस होंगे, कैपिटल बैलेंस शीट में जाती है। अच्छा, लास्ट हो गया CGST, SGST, IGST। ये मैंने आपको बताया था बहुत पहले, इसका एक वीडियो मैं अलग से भी निकाल दूंगी, ठीक है। अभी के लिए क्या समझाती हूँ मैं कि जो GSTs होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो ये है कि जब हम कुछ पे करते हैं, खरीदते हैं, कोई सर्विसेज लेते हैं, तो हमें GST पे करना पड़ता है, ठीक है। उसे बोलते हैं इनपुट GST। मतलब हमने कुछ इन वो चीज़ें जो हम खरीद के लाते हैं, हमने कुछ खरीदा, हमने GST पे किया, तो ये हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है, और जिसको हमने पे किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट को पे करे। तो ये हमारे लिए एक तरह से एसेट है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी पेड इट। ऑन दी अदर हैंड आउटपुट GST क्या है? आउटपुट होती है जो हम सेल करते हैं, तो जो हम सर्विसेज देते हैं, जो हम गुड सेल करते हैं, उस पर जो GST होता है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो हमने सेल पे GST कलेक्ट किया और अब हमें इसको पे करना है गवर्नमेंट को, तो ये हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। ये हमारी लाइबिलिटी है, जो हमने ऑलरेडी पे कर दी है चीज़ें खरीदते हुए, वो हमारी एसेट है। अब रूल क्या कहता है कि जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो उसको आप अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट कैंसिल करके फाइनल अमाउंट पे करो, ठीक है। आपको फाइनल पे करना है, तो फाइनल हम देखेंगे हमारी एसेट है या लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो सेपरेट सेपरेट देखते हैं कि तीनों का अलग अलग सिनेरियो क्या है। मतलब हमारी एसेट कितनी है, तो इनपुट GST देख लो। सो CGST है 20,000, ये 10,000 है और ये 15,000 है। इसके साथ आप डेबिट और क्रेडिट भी लिख सकते हो ताकि आपको याद रहे कि ये एसेट है, ठीक है। अब जो आउटपुट GST है ये हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना है। तो आउटपुट GST जो हमने पे करना है वो हम कैंसिल कर सकते हैं अगेंस्ट जो हम अमाउंट हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं।
तो अब नेट बैलेंस क्या बचा? अब देखो यहाँ 20 आप ऑलरेडी पे कर चुकी हो, आपको सिर्फ 12 पे करना था। इसका मतलब आपके पास 8000 का बैलेंस बच गया, ये है अभी आपके पास। ठीक है। SGST का क्या सीन है? SGST है आपके पास 1000 क्रेडिट आपको पे करने हैं और यहाँ पर आपको 3000 पे करना है। तो ये पे करनी है, ये दोनों लाइबिलिटी हो गई और 8000 जो है ये आपकी एसेट हो गई। आपको अभी ज़्यादा पेमेंट कर चुकी हो तो आपके पास एसेट बच गई। सो GST में ही कुछ एसेट है, कुछ लाइबिलिटीज़ है, तो ये एक तो अपने अपने अमाउंट से कैंसिल होंगे और फाइनल बैलेंस बचेगा। सेकेंडली आप इनको आपस में भी कैंसिल कर सकते हो, बट आपस में कैसे कैंसिल करते हैं? ये दोनों CGST और SGST IGST के साथ कैंसिल हो सकते हैं, आपस में नो। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर मुझे 1000 पे करना है तो ये 8000 के अगेंस्ट में कैंसिल कर दूँ। नो, दिस कैन नॉट बी डन, क्योंकि CGST और SGST अलग अलग है, ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। इनको सेपरेटली आपको पे करना है या फिर बाद में अगले साल कैंसिल करना है। बट ये IGST के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो अब ये दोनों तो पेमेंट वाले हैं, ये आपस में तो नहीं कैंसिल होंगे, ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, बट ये हमारे पास बचा हुआ है। तो इसको हम CGST को हम SGST के साथ बैलेंस नहीं कर सकते डेबिट क्रेडिट, बट येस इसको IGST के साथ बैलेंस कर सकते हैं। सो इसमें हम क्या करेंगे? IGST एडजस्टेड अगेंस्ट CGST। IGST जो है वो CGST के साथ इसको डेबिट कर देंगे, तो यहाँ से उठा के इसको यहाँ कैंसिल कर दिया। सो फाइनली IGST में कुछ नहीं पे करना है, फाइनल बैलेंस। ठीक है, यहाँ कुछ पे नहीं करना है। यहाँ पर अब आपके पास 5000 की डेबिट एसेट बच गई कि नेक्स्ट ईयर भी अगर हमें जो लाइबिलिटी होगी ना उसमें इसके कैंसिल कर सकते हैं, आपको कम पे करना पड़ेगा। और SGST आपका क्रेडिट में है तो आपको इसे पे करना है। सो दिस इज़ योर लाइबिलिटी एंड दिस इज़ योर फाइनल एसेट। ठीक है, ये याद रहेगा ना। GST जो है इंडिविजुअली विद इन देम सेल्व्स कैंसिल होते हैं, जैसे हमने ये कैंसिल किया आपस में। बट अगर आपको अक्रॉस जाके करना है तो अक्रॉस में याद रखो IGST इन दोनों के साथ कैंसिल हो सकता है, या CGST SGST IGST के साथ कैंसिल हो सकते हैं, बट ये दोनों म्यूचुअली आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। ठीक है, बिकॉज IGST में क्या होता है, इसमें CGST SGST दोनों का पोर्शन होता है, सो ये कैंसिल कर सकते हैं बाय रूल। ठीक है, तो इन 6 चीज़ों का सिर्फ दो रिजल्ट निकले, एक एसेट और ये लाइबिलिटी, ये जाएगा हमारी थर्ड स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। सो नाउ वी नो कि हर एक में क्या क्या जाना है। ठीक है, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल देखती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में देखो डेबिट में कितनी चीज़ें जानी हैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि डेबिट के टोटल करो। क्रेडिट में बहुत कम चीज़ें होती हैं लिखने वाली, क्रेडिट में सिर्फ सेल है और थोड़ी सी इनकम होती है, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। सो डेबिट के टोटल करो। डेबिट में देखो 1 2 3 4 5, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में 5 चीज़ें जानी है। ठीक है, 5 ये हो गया, प्लस 1 फॉर बैलेंस एंड 1 फॉर टोटल। तो हम 7 जो है 1 2 3 4 5 6 7 तक हम छोड़ सकते हैं। तो 7 को छोड़ दो, 7 जगह छोड़ दो, ये हमारी स्टेटमेंट क्लोज हो गई। अब ये हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होगी इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की। अब इसमें कितनी जगह छोड़नी है? देखो इसमें क्या है, नंबर 2, ये नंबर 2 स्टेटमेंट है ना, इसको चेक करो। अब देखो नंबर 2 में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 चीज़ें, ओके। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, okay, 1 for the total and 1 for the balance. all right, so ये हो जाएगा आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बियॉन्ड दैट हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। नाउ व्हेन यू आर राइटिंग थिंग्स इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जब आप चीज़ें लिखोगे तो आपको एक ऑर्डर ध्यान में रखना होता है। वो ऑर्डर क्या है? सॉरी, नॉट क्रेडिट, डेबिट। बाय डिफ़ॉल्ट ना आदत ही हो गई है डेबिट क्रेडिट लिखने की। यहाँ पे लाइबिलिटीज़ हैं, कि अमाउंट हो गया, एसेट्स हो गई, अमाउंट हो गई। अब यहाँ हमें क्या करना होता है, एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में हम ऑर्डर क्या रखते हैं, या तो हम परमानेंस का ऑर्डर रख देते हैं, फिक्स्ड एसेट्स पहले, उसके बाद करेंट एसेट्स, और लाइबिलिटीज़ में कैपिटल पहले, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, फिर
करंट लाइबिलिटीज़ जो लंबा पे करने वाली हैं, जिसको बाद में पे कर सकते हैं, जैसे बैंक लोन है, लोन आप लेते हो 2 ईयर्स 5 ईयर्स 6 ईयर्स के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ और उसके बाद फिर जैसे क्रेडिटर्स हो गए, एक्सपेंसेस हो गए, वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, इधर फिक्स्ड एंड करेंट। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं कि कितनी स्पेस छोड़नी चाहिए। तो देखो ये जो एसेट्स थी आपकी, एसेट्स तो डेबिट में थी ना, तो नंबर 3 में एसेट्स कितनी आ रही हैं, देखो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, बिल्डिंग, ये 4 तो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा दीज आर 1 2 3 4, ये फिक्स्ड एसेट्स हैं। उसके बाद ये तो आपके करंट एसेट्स हैं, है ना। तो फिक्स्ड एसेट्स में ये 4 हो गई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट भी आ गई, 5 हो गई फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में 1 2 3 4 5 फिक्स्ड एसेट्स हैं और एक जीएसटी भी है, तो 6 हो गई। इसके बाद आप करेंट एसेट्स कर लो। सिमिलरली आप लाइबिलिटीज़ को जब आप चेक करते हो, कैपिटल में तो आप बैलेंस लिखते हो, ठीक है, माइनस ड्राइंग्स, उसके बाद प्लस नेट प्रॉफिट होगा या माइनस लॉस होगा, ऐसे करके कैपिटल आएगी। अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ देखो कितनी है, तो देखो लाइबिलिटीज़ में, यहाँ लाइबिलिटीज़ में आपके पास क्या है, लाइबिलिटीज़ में तो देखो क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं और लोन है, ज़्यादा है ही नहीं। तो यहाँ पर एक आपका लोन आएगा और उसके बाद फिर आपका मतलब बैंक लोन अगर आप कहो तो मैं लिख भी दूँ, बैंक लोन आएगा, फिर आपके क्रेडिटर्स बिल्स पेबल सब आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हमें चीज़ें ऑर्डरली कर लेनी है। अब आप अकाउंट बनाना शुरू करो। क्या करना है, बहुत सिंपल है, बस चीज़ें एक एक करके उठाओ और लिखते जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टिक मार्क कर दो कि भूले नहीं। प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस फर्नीचर, व्हीकल एंड बिल्डिंग। अब इनमें जो परमानेंट है वो सबसे पहली होती है बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद मशीनरी होती है, फिर फर्नीचर या व्हीकल। देखो इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा टाइम तक आप यूज़ करते हो। बिल्डिंग का लाइफ सर्कल बहुत बड़ा होता है, मशीनरी उससे कम, मोटर व्हीकल और फिर फर्नीचर, ये सारी एसेट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसे सीधे बैलेंस शीट में लिख देते हैं। क्या था हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी, सबसे पहले बिल्डिंग लिखें, ठीक है, बिल्डिंग 1,42,500। ओके, बिल्डिंग लिख दी ना, इसको क्रॉस कर दो, यहाँ मार्क कर दो, लिख दी। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, फिर मोटर व्हीकल, ठीक है, ये दोनों लिखते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी 42,500, मोटर व्हीकल 47,500। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर, देखो फर्नीचर भी है, ओके, फर्नीचर भी आ गया। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी हम लिखते जाएंगे, हमें ज़्यादा ना इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि मैं क्या लिखूं क्या ना लिखूं, भूलना नहीं है कोई चीज़, क्या लिखें, एसेट्स याद करें, एक्सपेंसेस को याद करूं, लिस्ट करूं, नहीं, लिखते जाओ, जो है फटाफट लिखते जाओ। नेक्स्ट क्या है, ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है, तो यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो ना, स्टॉक खरीदते हो बेचते हो, तो स्टॉक इसका ओपनिंग बैलेंस होता है 75,000। नेक्स्ट है परचेजेस, तो यहाँ परचेजेस आती हैं, जहाँ स्टॉक आ रहा है परचेजेस, और परचेजेस के साथ आपको क्या याद था, परचेजेस के साथ थे रिटर्न आउटवर्ड, सो लेस रिटर्न, परचेज का रिटर्न था 5,000 का, ठीक है, तो ये 5,20,000 आ गया। तो एक एक करके चीज़ें डालते जाना है, ये भी किया, ये साथ में चला गया। सेल्स इस तरफ आता है बाय सेल्स, और सेल्स के साथ भी आपको पता है आपके पास क्या था, रिटर्न्स, रिटर्न इनवर्ड, है ना, कितना था 10,000, तो ये भी मार्क कर लो, लेस रिटर्न 10,000 आ गया 6,20,000। सबसे पहले हर चीज़ डाल दो। अच्छा, उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड भी गया, ये भी गया, कैरेज इनवर्ड, तो ये ट्रेडिंग में जाना है, सो टू कैरेज इनवर्ड। लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट बहुत आसान है। कैरेज आउटवर्ड नंबर 2 स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने आपको बताया हुआ है वैसे कि हम एक लाइन छोड़ सकते हैं, रीज़न बीइंग कि इस स्टेटमेंट में से ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस निकलेगा, तो वो दूसरी यहाँ स्टेटमेंट में ट्रांसफ़र होना है, ट्रेडिंग से P&L में। लॉस होगा तो यहाँ से डेबिट में शिफ्ट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, तो हम यहाँ एक लाइन छोड़ सकते हैं, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट है आपका कैरेज आउटवर्ड लिख लिया, वेजेस एंड सैलरीज, तो वेजेस आ गए ना पहले, तो ये नंबर 1 में आएगा। और यहाँ पे अब और ज़्यादा सोचने का कुछ है नहीं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी रेड द क्वेश्चन,
क्वेश्चन पढ़ चुके हो, लिख चुके हो। ये भी क्या, इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर, तो ये यहाँ आएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पहले यूज़ हो रहा है। ओके, एंड पावर 20,000। ओके, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, ये तो डेबिट साइड में है ना, तो डिस्काउंट अलाउड हमने अलाउ किया है कि ठीक है तुम कम पैसे दे दो, तो जब कोई दूसरा हमें कम पैसा देता है हमें नुकसान होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमें डिस्काउंट मिला। अब यहाँ हम एक स्पेस छोड़ देंगे बिकॉज मोस्टली क्या है क्वेश्चंस में ना प्रॉफिट होता है, तो एक स्पेस छोड़नी पड़ती है। ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा होता है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम आ गई। ट्रेडिंग अकाउंट में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्रेडिट का मतलब है इनकम, रूल था ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, ये इनकम्स ही हैं। अदरवाइज हमें वर्ड पढ़ना पड़ेगा, अगर डेबिट क्रेडिट ना लिखा हो तो फिर कमीशन पेड का मतलब है एक्सपेंस और कमीशन रिसीव्ड का मतलब है इनकम, कुछ मिल रहा है ना। तो अगर हमें कुछ इनकम पैसा मिलता है किसी सर्विस को देने से तो वो हमारी इनकम होती है। ओके, कमीशन पेड कितना है, ये 1500 है, सॉरी 2000 1000, ये मुझे ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, ये अमाउंट मैं ठीक कर देती हूँ। सो कमीशन पेड थी, ये लिख चुकी हूँ, कमीशन पेड 1500, 2500 रिसीव्ड। ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड भी है रिसीव्ड भी है, तो पेमेंट होती है एक्सपेंस। आप खुद सोचो, अगर आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप उसे इनकम मानोगे या एक्सपेंस मानोगे। जो चीज़ हमें मिलती है वो हमारा फ़ायदा होता है। ठीक है, ये दोनों सेम है, 2500। ओके, अब क्या है, रिपेयर्स इंश्योरेंस, लिखते जाओ। अब देख रहे हो, अब हमें लिस्ट नहीं मन में अपने सोचनी है कि भाई क्या क्या खर्चे यहाँ पे लिखने हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के लिखें। बच्चे गलती ये करते हैं कि वो P&L वगैरह के फॉर्मेट लर्न कर लेते हैं और फिर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली यहाँ से चीज़ें ढूंढते हैं। ऐसा मत करो, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, इनको लिखते जाओ। सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मैं थोड़ा छोटे में लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊँ। वाटर एंड कैंटीन इन ऑफिस, सो वाटर चार्जेस कैंटीन चार्जेस एट्सेट्रा मैंने लिख दिए 1200। ओके, नेक्स्ट है पोस्टेज 500, ट्रैवल 2800, ये सब P&L में जाना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं विदाउट लर्निंग द लिस्ट, ये आई टेल यू समडे एक अलग वीडियो से। गोडाउन रेंट, ऑफिस रेंट। ओके, ये भी क्या, सेल्स एक्सपेंसेस, बेड डेब्ट्स, सेल एक्सपेंसेस हैं 2400, बेड डेब्ट्स 1000। ओके, फिर उसका अगला क्या है, डेप्रिसिएशन, पढ़ते जाओ और लिखते जाओ 20,000, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 1000, बाय मिसलेनियस इनकम 1500। देख रहे हो, ये सब लिख दिया। डेटर्स 2 लाख, क्रेडिटर्स 40,000, ये नंबरिंग मैंने की थी। अच्छा, अब डेटर्स क्रेडिटर तो एसेट है ना, तो यहाँ आएगा। अब करेंट एसेट्स में आपके पास जो है स्टॉक पहले लिखा जाता है और फिर डेटर्स आता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम क्रेडिटर्स लिखेंगे। तो क्या अमाउंट थे इनके, एक बारी में देखूँ। डेटर्स हैं 2 लाख, क्रेडिटर्स हैं 40,000 के। ये ऑर्डर ना साथ में याद रख लेंगे। बिल रिसीवेबल ये लिख दिया, बिल रिसीवेबल 15,000। ठीक है, बिल्स पेबल 11,600। ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी। ठीक है, 50,000 इन्वेस्टमेंट किया आपने कहीं कुछ शेयर्स में या कहीं और की होगी। बैंक लोन, बैंक लोन हम लंबे टाइम के लिए लेते हैं। आप लोन लेने का प्रोसेस बहुत बड़ा होता है, तो ऐसे मत सोचो कि हम 2-4 मंथ्स के लिए लोन ले लेंगे, उसमें ओवरड्राफ्ट चलते हैं।
ठीक है, अब आ गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो ज़्यादा परमानेंट क्या है? बैंक बैलेंस। पहले कैश एट बैंक आएगा, फिर कैश इन हैंड आएगा। ठीक है, ये है कितना कितना, कैश इन हैंड हो गया 2500, कैश एट बैंक हो गया 12,500। ओके, उसके बाद है ड्राइंग्स 8,000 माइनस करनी है। इनकम टैक्स पेड 2,000, आप अपना टैक्स पे कर रहे हो सरकारी पैसे से, बिजनेस के पैसे से। अच्छा, बैलेंस कैपिटल का 5,08,000। अच्छा, ये सब मिल मिला के क्या आया था? देखो, इसमें आ गया था आपका जीएसटी, एसजीएसटी लाइबिलिटी थी, एसजीएसटी लाइबिलिटी है, और ये आपका आउटपुट एसजीएसटी बच रहा है ना, फिर 1,000, और सीजीएसटी जो है ये एसेट है। सो ये हो गया आपका इनपुट, इनपुट सीजीएसटी है, एसेट 5,000, ये भी लिख लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक एक तो आपकी एसेट है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, तो इसको दो जगह रिकॉर्ड करना है। एक तो ये एसेट है, सेकेंडली स्टॉक होता है ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस। तो जैसे ओपनिंग स्टॉक बैलेंस डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आएगा। अब हमें क्या करना है? अब हम सारा काम कर चुके हैं। देखो, यू हैव डन एवरीथिंग, आपने सारी इंफॉर्मेशन पोस्ट कर दी है। तो अब आपका काम क्या बचता है? यू आर जस्ट टू बैलेंस द थिंग्स। आप अब ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करो। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। अब मैं ये रफ दूसरे पेन से कर रही हूँ, सो दैट कि आपको बैलेंसिंग पता चल जाए। अभी तक तो हम सिर्फ क्वेश्चन फॉलो कर रहे थे, कर लिया। अब देखो, यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल है 6,62,000, और ये जो है ये कम बन रहा है, 6 लाख बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये रफली देख लो, कैसे बताऊँ, यहाँ पे बताती हूँ। क्रेडिट का टोटल है 6,62,000, और डेबिट साइड का टोटल कितना है? ये डेबिट का टोटल किया 6 लाख। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया 62,000, ये डिफरेंस यहाँ आएगा। हमें तो टोटल्स करने होते हैं ना, 6,62,000 बैलेंस करने होते हैं ना, तो डिफरेंस यहाँ पुट किया, तो ये क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें ट्रांसफ़र करना है P&L अकाउंट में। ये ट्रेडिंग का प्रॉफिट निकला, तो ये ट्रेडिंग से P&L में चला जाएगा। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 62,000। अब यहाँ टोटल करो, तो यहाँ का टोटल अगेन रफ में करके देख लो, क्योंकि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो जब मैं क्रेडिट का टोटल करती हूँ, ये मैं रफ में करके दिखा रही हूँ आपको, कितना बन गया? 69,500। ठीक है, और डेबिट साइड का टोटल जो है ये कितना बन रहा है? ठीक है, 5 + 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 22 23 25 27। ओके, सो कितना आ गया? 27 to 67। सो आ गया डिफरेंस 2,400। सो क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, तो आपके पास क्या है? प्रॉफिट। सो अब ये 2,400 हो गया नेट प्रॉफिट। बैलेंस कर लिया ना, नेट प्रॉफिट आ गया। ये यहाँ नहीं लिखना है, ये रफ में करना है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट। किसे मिलता है? इसे ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ बताओ? ये मिलता है ऑनर को, उसकी है कैपिटल, तो उसकी कैपिटल में जाएगा। ओके, सो यहाँ कैपिटल में नेट प्रॉफिट आ गया 2,400। सो कितना टोटल हो गया? अब चेक करो। सो 5,04,000। ठीक है, अब सब कुछ तो लिखा हुआ है, यहाँ कोई बैलेंस नहीं होगा, बिकॉज ये तो एसेट्स और लाइबिलिटी पोजीशन है। सो अल्टीमेटली A = L+C हमने किया हुआ है ना, जो बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। तो इधर है एसेट्स और इधर है लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, तो टोटल मैच करना चाहिए। चेक कर लो, इट शुड मैच। मैं टोटल कर रही हूँ, 6,07,000। यहाँ चेक करते हैं। ओके,
सो ये हो गया 6,07,000, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। सो देखो कितना आसान है, कुछ भी ज़्यादा इसमें आपको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम आपने किया होगा है, आपने सिर्फ अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, यू आर जस्ट टू रीड एवरीथिंग। आप अपना ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके पास, यू जस्ट गो थ्रू दिस और एक रफ आइडिया ले लो कि मुझे स्टेटमेंट्स की कितनी स्पेस चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली तीनों स्टेटमेंट्स ड्रॉ कर लो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ओके, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 ड्रॉ कर ली, स्पेस दे दी, ठीक है। जितनी चीज़ें इसमें लिखनी है +2, 2 स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ दो। एक आधा लाइन एक्स्ट्रा भी होगी ना तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्म नहीं है। अब जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट एंड पुटिंग द थिंग्स। मुझे पता है ये एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगी। आई नो दैट दिस इज़ एन एक्सपेंस, अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में जाएगा। तो पकड़ के बस इनको इनकी जगह पे पहुंचाते जाओ, ठीक है। सो ये आपका बन गया ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट। जैसे क्लास के जो बच्चे हैं जब बाहर घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल का काम क्या होता है, या प्रिंसिपल या जो हेड टीचर होता है वो क्या करता है, वो सब बच्चों को देखता है, एक एक करके उनको उनके रूम में भेजता जाता है। भाई तुम 11th क्लास के अपनी क्लास में जाओ, तुम 12th के तुम वहाँ जाओ, तुम 8th के बच्चे अपनी क्लास में, सबको उनकी क्लासेस में भेज रहे हैं ना। और आपके पास क्या है, आप भी मैट्रन हो, यहाँ पर आप टीचर हो, आपके पास सिर्फ 3 क्लासेस हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बस इनको पकड़ के इनकी जगह पे भेजते जाओ, बैठाते जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ, तुम वहाँ जाओ। और एट द एंड ऑफ द डे आपका तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। सो दिस वे हम सिंपल क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब सिंपल क्वेश्चन करने के जितने प्रैक्टिस कर सकते हो आप क्वेश्चंस कर लो, बिकॉज ये बेस है। अब इस बेस के ऊपर हम डालेंगे एडजस्टमेंट्स कि इफ़ सम ट्रांजैक्शंस आर अनप्रोसेस्ड, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारी रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, उन्हें एडजस्टमेंट कहते हैं। तो उनको किस तरह से हम रिकॉर्ड करें, फाइनल अकाउंट में कैसे उसकी वर्किंग करें। सो दिस वी विल डू नेक्स्ट टाइम। सो हम नेक्स्ट टाइम एडजस्टमेंट्स का मीनिंग समझेंगे और उनकी कैटेगरीज समझेंगे। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको जो 10-15 जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी एक ही दिन में करा दूँ। तो हर एक एडजस्टमेंट को डील करने का एक तरीका है। सो उसको मैंने क्लब किया हुआ है कि ये कैटेगरी 1 की एडजस्टमेंट्स हैं, कैटेगरी 2 में ये एडजस्टमेंट्स हैं, ताकि सिमिलर चीज़ें जो है ना याद रहेंगी। सो हम एडजस्टमेंट्स कैटेगरी वाइज करेंगे। सो पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेंगे एडजस्टमेंट्स की एंड देन वी विल टेक अप द एडजस्टमेंट्स विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो फॉर द टाइम बिंग, stay learning, stay practicing, stay smiling. Thank you.